हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था डीएनए की स्ट्रक्चर, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था कि किसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स दिए थे। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ चुका था, डीएनए के बारे में हम पढ़ चुके थे, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे रेप्लिकेशन, कि डीएनए का एक एबिलिटीज़ होती है क्या रेप्लिकेट करने की। डीएनए की क्या एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। रेप्लिकेट का मतलब डीएनए अपनी कॉपीज़ तैयार करता है। क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेप्लिकेशन? सिमिलर टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज़ अ डुप्लीकेशन। मतलब अपनी तरह तरह की कॉपीज़ तैयार करता है, अपने एक कॉपी तैयार करता है जिसे कहते हैं डुप्लीकेशन। अब न्यूक्लिक एसिड इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ। डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड हमें क्या पता है कि डीएनए और आरएनए होते हैं फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ। डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, जो डुप्लीकेट कर सकता है जेनेटिक मटेरियल है। देखो, जो जो मटेरियल डुप्लीकेट कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं हम? जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। यदि आप एक डीएनए बनाने जा रहे हैं, उस डीएनए को बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम देखेंगे क्या ज़रूरत है आपको। हेलिकेस की ज़रूरत है, डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत है और न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत है। ठीक है, डीएनए किससे बनता है? पॉलीमर्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पोली बनाने के लिए मोनोमर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, फिर दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, तीन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा। हेलिकेज क्या काम करता है? हेलिकेज जो डीएनए की हमें पता है कि कॉइलिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस कॉइलिंग जैसी स्ट्रक्चर को खोलने का काम करता है। मतलब इसको क्या करेगा? ये अनकॉइल करेगा, अनकॉइल। ओके, हेलिकेज क्या करेगा? अनकॉइल करेगा। एक और एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करता है? चिमटी की तरह काम करता है, ताकि डीएनए में कोई गांठ ना लगे, उस गांठ को रोकने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। अब देखेंगे, टू क्वाइट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड immediately suggested a possible coping mechanism for the genetic material. जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा? डीएनए है। डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ट्रांसफ़र होता है, वो अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है, उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। वो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा? डीएनए ओपन हो जाएगा। कौन ओपन करेगा? हेलिकेज एंजाइम ओपन करेगा और एक नया स्ट्रैंड बना लेगा। मतलब डीएनए की दो स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड किसका काम करेंगे? एक सांचे का काम करेंगे। सांचे मतलब एक फ्रेम का काम करेंगे। इस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, जो क्या बनाएंगे? अपना एक नया स्ट्रैंड बना लेंगे। मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। ओके, द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। द स्कीम ओके, द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू। देखो, हमने देखा कि दोनों स्ट्रैंड थे, वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए। ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज आया, एक नया स्ट्रैंड बना दिया, इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? एक नया स्ट्रैंड मिल जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव द वन पेरेंटल, ओके, वन न्यू। मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं? एक सांचे की तरह काम करते हैं। सांचा मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। ओके, उसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनता है वो क्या है? न्यू स्ट्रैंड। ओके, अब इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव क्योंकि एक पेरेंटल डीएनए होता है। पेरेंटल डीएनए किसका काम करेगा? एक सांचे का काम करेगा और जो नया स्ट्रैंड बनाएगा। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को हम देखेंगे क्या है। देखो, it is now proven that the DNA replicate semi-conservatively. It was shown in the E. coli and subsequently in the higher organisms such as a plant and the human cell. मतलब क्या हुआ था कि ये
डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है, मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, एक नया स्ट्रैंड होता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, एक नया स्ट्रैंड होता है, कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो ये प्रूव हो चुका था। ये किसने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट में? मिचेल्सन और स्टेहॉल ने 1958 में। मिचेल्सन एंड स्टेहॉल ने 1915 ने क्या किया, मिचेल्सन एंड स्टेहॉल ने क्या किया कि इकोलाई इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रोथ कराया, इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराया। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया में डीएनए, जो डिज़ायर डीएनए था, इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब इस इकोलाई बैक्टीरिया से के प्लाज्मिड से वो डीएनए को जोड़ दिया। ओके, अब इसको कल्चर किया। इस कल्चर प्लेट पर कौन सा मीडियम था? N15 सोर्स था। N15 सोर्स नाइट्रोजन सोर्स है। N15 मतलब N15 का क्या मतलब है कि हैवी सोर्स है, हैवी नाइट्रोजन सोर्स है। तो जो भी हमें बैक्टीरिया मिलेंगे, जो भी हमें डीएनए मिलेगा बैक्टीरिया में, आफ्टर जनरेशन, कितनी जनरेशन बाद? 17 जनरेशन के बाद, 17 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट चलता रहा। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो भी डीएनए मिला, तो उस पर कौन सा आइसोटॉप था? N15, मतलब हैवी डीएनए था। उसके बाद देखो, दे ग्रो इकोलाई इमीडियम, जिसमें कौन सा सोर्स था? N15 मीडियम था, हैवी आइसोटॉप नाइट्रोजन सोर्स। और ये नाइट्रोजन सोर्स वाज इनकॉर्पोरेट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, मतलब सारे डीएनए कैसे मिले हमें? नाइट्रोजन सोर्स N15 वाले ही मिले। और जब इस हैवी डीएनए को हमने दोबारा ग्रोथ किया N14 मीडियम पर, N14 सोर्स पर, तो उसमें जो हमें डीएनए मिले, N15 मिले और N14 मिले, दोनों तरह के डीएनए मिले। मतलब एक पेरेंटल मिला और एक न्यू मिला, एक पेरेंटल मिला और एक नॉर्मल मीडियम का मिला। देखो, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला इस ट्यूब के थ्रू। हमने एक ट्यूब लेते हैं, इसमें हम सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं। सीजियम क्लोराइड क्या करता है, ये जो दोनों हमने डीएनए यूज़ किए थे, क्या करेंगे? डेंसिटी बेस्ड पर इनको सेपरेट कर देंगे। मतलब जो हैवी डीएनए होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो हल्का डीएनए होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमें पता चला कौन से N15 है और कितने N14 है। देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम विद द नॉर्मल 14 medium and took sample various definite time interval as cell multiply and extracted the DNA that remained as a double-stranded helical। ओके, हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि ये N15 है। इन N15 को जब नॉर्मल मीडियम पर ग्रो कराएंगे तो क्या मिलेगा कि कुछ हैवी डीएनए मिलेंगे और कुछ क्या मिलेंगे? नॉर्मल डीएनए मिलेंगे। डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वाज फर्स्ट जनरेशन टू जनरेशन, मतलब आफ्टर 17 जनरेशन 15 to the 14 medium, that is after 20 minutes E. coli divide in 20 मिनट। मतलब E. coli कितनी मिनट में डिवाइड करती है? 18 से 20 मिनट में वो डिवाइड करती है। DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation was composed of the equal amount of this hybrid of the light DNA। मतलब एक पेरेंटल डीएनए होगा जो कि N15 था और एक लाइट डीएनए होगा जो कि नॉर्मल मीडियम का था। ओके, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ द रेडियोएक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन विसिया फेबा बीन्स बाय द टेलर एंड द कलीग्स। टेलर ने एक्सपेरिमेंट लगाया प्लांट्स में भी सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन देखने को मिला। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी एंड एंजाइम। अब इन लिविंग सेल्स जैसे इकोलाई प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ द कैटलिस्ट एंजाइम। कौन कौन सी एंजाइम हमने पढ़ी थी? एक तो टोपो आइसोमरेज हमने पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था हेलिकेस हमने पढ़ा था अभी, तीसरा हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज। देखो, डीएनए जो एज होता है ना, एज क्या है? एंजाइम का सरनेम है। आरएनएज, डीएनएज, ओके, सुक्रेज, तो ये सब क्या है? एंजाइम का सरनेम है जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी करता है।
अब द मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या बनाता है, डीएनए की कॉपीज तैयार करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है. These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze the polymerization of the large number of the nucleotides. मतलब कि डीएनए बनाने के लिए क्या जोड़ना ज़रूरी है, न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना जरूरी है. वो न्यूक्लियोटाइड्स कौन जोड़ता है, डीएनएपी जोड़ता है, डीएनएपी. डीएनएपी कौन, मतलब डीएनए पॉलीमरेज. E. coli has only 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर, जबकि डिप्लॉयड कंटेंट कितना होगा, 6.6 होगा. रेप्लिकेशन विद इन द 18 मिनट्स. दैट मीन द एवरेज रेट ऑफ द पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, मतलब ये इतना फास्ट होता है कि 2000 तक रेप्लिकेट कर सकता है इतनी एक सेकेंड में. But they also have to catalyze the reaction with a high degree of the accuracy. Any mistake during the replication would result in the mutation. मतलब इसमें कोई भी mutation नहीं होता, एक प्रूफ रीडिंग के साथ ही काम करता है. देखो किस तरीके से हेलिकेस एंजाइम ने इसको जोड़ा हुआ है और ये इसको अनकॉइल कर रहा है. Furthermore, energetically replication is very expensive process. Deoxyribonucleoside tri फॉस्फेट सर्व ड्यूअल प्रोसेस. इसका मतलब क्या है कि ये पेंटोस शुगर है और ये बेस है और ये फॉस्फेट है, तो ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. अगर एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, अगर में से दो फॉस्फेट अगर हम निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, एएमपी मतलब दो फॉस्फेट निकालते हैं, मोनोफॉस्फेट इसमें बना देंगे. इन एडिशन एक्टिंग द सबस्ट्रेट, मतलब क्या करता है, ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है एटीपी. ठीक है, एटीपी टूटता है, दो फॉस्फेट इसमें से निकल जाते हैं, क्या बनाएंगे, एक फॉस्फेट लेकर क्या बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड ये बना देंगे. फॉर द लॉन्ग DNA molecule, since the two strands of the DNA cannot be separated in its entire length due to the very high energy requirement, the replication occur within a small opening of the DNA helix, referred to as the replication fork. इसे क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन. मतलब कि क्या होगा इसमें कि रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है वो क्या है, हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5' टू द 3' में डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है. मतलब जो डीएनए की एक्टिविटी होती है वो 5' टू 3' होती है. ओके, दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क. Consequently, on one is the tablet with the polarity 3 to 5' the replication continuous, while on the other tablet polarity 5' to 3' it is discontinuous. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास दो स्ट्रैंड है, 5' टू 3' 3' टू 5', तो जो डीएनए पे आता है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है 5' टू 3' पर. ठीक है, लेकिन जब इसकी बारी आती है, लेकिन यहाँ तो ये कंटिन्यूस जोड़ देगा, यहाँ तो ये कंटिन्यूस जोड़ देंगे, जब इसकी बारी आएगी, क्योंकि उसकी एक्टिविटी तो 5' टू 3' होती है. ओके, बाहर से अंदर की ओर जाता है, लेकिन अब इस सेकेंड स्ट्रैंड पर आने के लिए उसको अंदर से बाहर की ओर आना पड़ेगा. तो उसको डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमर प्रोवाइड करता है. कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमर प्रोवाइड करता है. प्राइमर प्रोवाइड करेगा तो डीएनए धीमे धीमे अपना डीएनए बनाएगा और टुकड़ों में बनाएगा. ठीक है, इस फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं. इन फ्रैगमेंट को कौन जोड़ने का काम करता है, लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है. क्योंकि ये अंदर से बाहर आता है, इसीलिए इसको बाहर आने के लिए समय लगता है, धीमे धीमे काम करता है, टुकड़ों में डीएनए बनाता है. ओके, दिस discontinuously synthesized fragment are later joined by the DNA ligase. ओके, अब देखो ये क्या है, हमारे पास डीएनए है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, डीएनए है, ये क्या है हमारे पास, डीएनए. इस डीएनए को अगर हम हेलिकेज एक्टिविटी कराएंगे तो क्या होगा, ये डीएनए खुल जाएगा.
तो एक तो होगा कंटिन्यूस स्ट्रैंड और एक होगा डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। कंटिन्यूस कौन सी डायरेक्शन पर होगा, 5' to 3', लेकिन डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कहाँ होगी, 3' to 5' पर होगी। ओके, जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होगा उसे हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, ये देखिए, द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन, आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट द रैंडमली एट वन इन प्लेस। मतलब डीएनए पॉलीमरेज कहीं से भी कहीं भी अपना रेप्लिकेट नहीं करता है, अपने आप रेप्लिकेट नहीं करता है, उसको एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओराइप पॉइंट कहते हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन दैट इज अ पीस ऑफ द डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर अ वेक्टर। वेक्टर का क्या मतलब होता है कि देखो, अगर हमें डीएनए को डुप्लीकेट कराना है, अगर हमें डीएनए को डुप्लीकेट कराना है, ये क्या है, ये तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको बैक्टीरिया में हमें भेजना है डुप्लीकेट कराने के लिए, बैक्टीरिया में भेजने के लिए हमें दूसरा डीएनए चाहिए, ठीक है, जिसे कहते हैं हम वेक्टर। क्या कहते हैं हम, वेक्टर। ओके, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ द रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकेरियोट। द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक प्लेस एट द एच फेज ऑफ द सेल साइकिल। मतलब मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन के केस में रेप्लिकेशन कहाँ देखा गया, एस फेज में देखा गया। Cell division cycle should be highly coordinated. A failure in the cell division after DNA replication result in the polyploidy chromosomal anomaly। देखो, अगर हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने क्या देखा, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या होते हैं। ओके, आज के लिए इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।